नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग भू कानून के समर्थन में आए हैं। खास बात यह है कि इस मुद्दे को आगे लेकर आया है सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला युवा वर्ग। युवा भू कानून के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर आजकल हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून ट्रेंड कर रहा है। युवा अपनी इस मुहिम को आगे लेकर आए हैं और जोर शोर से उठा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब ये मुहिम एक आंदोलन का रूप ले रही है। दरअसल उत्तराखंड जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य में एक सख्त भू कानून नहीं है। इसका मतलब कोई भी आकर यहाँ कितनी भी जमीन अपने नाम से खरीद सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की जो संस्कृति है उसको खतरा है। इसलिए उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग की जा रही है। आज हम उत्तराखंड के इस सबसे बड़े मुद्दे को समझेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून की जरूरत क्यों है या ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ क्यों है। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार ओपी जी और आशीष तिवारी जी। स्वागत है आपका आशीष तिवारी जी और ओपी जी उत्तराखंड पोस्ट में। हेलो, नमस्कार। ओपी जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि उत्तराखंड में अभी सख्त भू कानून की जरूरत है, इस पर आपकी क्या राय है? अमित, भू कानून की जरूरत तो राज्य को राज्य बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। दरअसल जी में इसकी पृष्ठभूमि जानने के लिए हमको पीछे जाना होगा, 20-30 साल पहले जाना होगा। जब इस राज्य गठन की जब मांग की गई तो उसके पीछे कोई जमीन के टुकड़े का बंटवारा नहीं था। उत्तर प्रदेश से जी जब हमने इस राज्य की मांग की, हमारे साथियों ने की, तो इस राज्य को आपने कॉपी नहीं मांगा। इस राज्य को यूपी की कॉपी बन जाना नहीं मांगा था। तो इसके पीछे हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है और हमारे जो आर्थिक तंत्र है, उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ। जो भी सत्तासीन दल जो है उत्तर प्रदेश में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में राज करते थे, वो पहाड़ के साथ भेदभाव करते थे। और इसी को देखते हुए इस राज्य का आंदोलन हुआ और उसमें सबसे पहला जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसमें ये मांगा गया था कि हमको हिमाचल की तरह की राजनीति चाहिए। हमको हिमाचल की तरह का एक अलग राज्य चाहिए जिसका अपना भू कानून हो, जिसकी अपनी पॉलिसीज हो। राज्य के अंदर में पर्वतीय क्षेत्र के लिए, तराई क्षेत्र के लिए, पहले तो तराई को रखने नहीं रखने की बात थी, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि तराई हमारा आंगन है, वो हमारे साथ रहना चाहिए। और दो तरह की चीजें होंगी। तराई में सीलिंग एक्ट ऑलरेडी लागू है। और जी पहाड़ के लिए हमने उस दौर में हमारे जो जो भी राजनीतिक दल उस समय में उत्तराखंड में राज्य मांग के समर्थक रहे, उन्होंने पहाड़ के लिए अलग नीति बनाने की ही मांग की थी। और उसमें भू कानून की मांग जो है, ये आज जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसको पिछले 30-40 साल से जो भी आंदोलनकारी लोग हैं वो इस राज्य के लिए एक अलग भू कानून, इस राज्य के लिए सामाजिक कानूनों में बदलाव की बात करते हैं। हमारे साथ जैसे मुझे याद है, हम लोग जब छात्र संघ में होते थे 1990 के दशक में, तो हम कहते थे कि पर्वतीय क्षेत्र में और जो मैदानी क्षेत्र है उनमें बस भाड़े में भी अंतर है। मतलब मैं पहाड़ में रह रहा हूं तो मैं 2.5 रुपए पर किलोमीटर ज्यादा क्यों दूं? अगर मैं उत्तर जी प्रदेश के साथ हूं तो पर्वतीय क्षेत्र में हम तो केवल भू कानून की बात नहीं, उसके अलावा भी तमाम मुद्दे थे। हाँ, मैं फिर दोबारा उसी में आता हूँ कि आज चर्चा हम भू कानून पर कर रहे हैं तो ज्यादा फोकस हमारा भू कानून पे ही रहेगा। तो ये अभी ये अच्छी बात है कि पिछले 20 साल में राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड को जो भी जिस तरीके से भी हो सकता है वो लूटने का या लुटवाने का काम किया है। और 2018 में तो हद हो गई। 2000 पहले तो 2005 में एनडी तिवारी सरकार में जो है उद्योगों के नाम पर बेशकीमती पंतनगर की जमीन लुटा दी गई। अब आप देखें, पंतनगर की हजारों एकड़ जमीन में जितनी इंडस्ट्री लगी है, उसको पर कैपिटा आपको जो इनकम वहां से आ रही है, आपके बच्चे जितने रोजगार वहां से कर रहे हैं, उसको पर कैपिटा डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ का सांख्यिकी विभाग, यहाँ के
महाविद्यालय, यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग अगर उसको कैलकुलेट करें, जबकि विश्वविद्यालयों का यही काम है कि हम पिछले 20 साल का उन उद्योगों से मिले रोजगार का आकलन करें। हमारे पास सांख्यिकी विभाग है, हमारे पास इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, वो रिसर्च किस बात की कर रहे हैं ये समझ से परे है कि पिछले 20 साल में जो रुद्रपुर में हमको रोजगार मिला है, उस बेस कीमती जमीन की कॉस्ट वर्सेज जो हमको पर कैपिटा इनकम वहां से अर्न हो रही है, उसको उस यील्ड को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हम कहीं नहीं होंगे। तो हमने बेस कीमती जमीन एनडी तिवाड़ी की सरकार में 5,000 स्क्वायर फीट तक फ्री की। उसको यूकेडी के दबाव में 2007 में भाजपा गवर्नमेंट ने 2.5 एकड़ तक किया। 2018 में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जिनको दिल्ली के आकाओं को जिनको पालना है, दिल्ली के आकाओं के उद्योगपतियों को जिनको इन पहाड़ों में लाना है, बड़ी जमीनें उनके नाम पर करेंगे तभी तो उनके आका उनको यहाँ पद देंगे, तभी तो उनको मंत्री बनाएंगे। और ये साफ है, मुझे तो शर्म आती है इस सरकार पर, जो भू कानून पर एक भी शब्द बोलने को जी तैयार नहीं है। अभी 3 मुख्यमंत्री बदल गए जी। हैं, इस ओपी जी राज्य आऊंगा का आपके भू पास। कानून क्या होगा अभी कुछ नहीं। जी हाँ जी, ओपी जी आपके पास आऊंगा। आशीष तिवारी जी, आपकी इस पर क्या राय है कि उत्तराखंड में अभी क्या वाकई में भू कानून की सख्त जरूरत है लोगों को? देखिए, भू कानून का मुद्दा क्यों उठा और इसी वक्त क्यों जी। उठा और क्यों जरूरी है, ये समझना बहुत हमारे लिए अहम है। हाँ जी। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और यहाँ की जो जी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अलग हैं। लोगों का रहन सहन जो आम हाँ मैदानी इलाके हैं उससे बहुत अलग होता है यहाँ पर, और लोगों की जरूरतें भी अलग हैं। ये एक पृष्ठभूमि है। आप जब जी। इसको जैसा ओपी दा ने बताया कि पिछले 30-40 वर्षों से ये बातें उठ रही हैं। मेरा अपना जो जी अध्ययन है इस बारे में अगर आप देखेंगे तो ये 1946 से लगातार भू कानून, सशक्त भू कानून की बात उठती रही है। जब चौधरी चरण सिंह ने एक रिपोर्ट भी ड्राफ्ट की थी, हालांकि वो रिपोर्ट फिर सामने नहीं आई, उसको दबा दिया गया था। ये मेरे ख्याल है अगस्त 1946 के करीब एक कमेटी बनाई गई थी। बाद में राज्यसभा में इस पे चर्चा भी हुई थी और ये वहां से मसला चला आ रहा है। अगर हम उस अवधि को हटा दें तो जब हम जी ओपी दा ने जैसा बताया कि 20 साल पहले की बात करें, 21 साल पहले की बात करें, जब उत्तराखंड एक राज्य के तौर पर अलग हुआ, उस समय आप जी देखेंगे तो लगभग 1 लाख हेक्टेयर के करीब जो भूमि थी वो उत्तर प्रदेश के साथ चली गई और उत्तराखंड में हमें उसका लॉस उठाना पड़ा। आप जी। अब मैं आ रहा हूं उस मसले पर कि उत्तराखंड में भू कानून जरूरी क्यों है। आप अगर हाँ जी। आंकड़ों को देखेंगे, जैसा ओपीदा कह रहे हैं कि इसमें दो चीजें हैं उत्तराखंड में, दो चीजें हैं। एक, हम उद्योगों को ये मानते हैं कि हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, लिहाजा हमारी पर कैपिटा इनकम और हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हम ये चीज एक सामान्य अवधारणा है, जैसी ये अवधारणा राजनीतिक गलियारों से हमारे ऊपर पोषित की जाती है कि हमारे यहाँ उद्योग नहीं है। ठीक है, जी ओपीदा ने बता दिया कि पंतनगर में आपने जमीनें इतनी लुटाई हैं, फिर उससे ओपीदा ने बताया कि पर कैपिटा इनकम क्या है, आप देख लीजिए। हाँ जी। आप एक और आंकड़े को देखिए, बहुत छोटा सा आंकड़ा है कि उत्तराखंड में अगर आप कृषि योग्य जमीन को ढूंढने निकलेंगे जहां आप प्रॉपरली कृषि कर पाए, कृषि विभागों के मानकों के मुताबिक जहां कृषि हो सकती है, वो 12-13% के करीब की जमीन है। उसमें जी से भी सालाना लगभग 1/4% के करीब जमीन लगातार, जो पिछले कुछ सालों में लैंडस्लाइड्स की आप घटनाएं देख रहे हैं, जितना बदलाव वातावरण में हो रहा है, मौसम में हो रहा है, उसकी वजह से उसमें से जी बहुत सारी कृषि योग्य भूमि लगातार कम होती जा रही है। कृषि विभाग के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। तो आप दो चीजों को समझिए, एक उद्योग न होने की बात, दूसरा आपके पास कृषि भूमि का कम होना, तीसरा आपके पास लगातार जो आपने जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर जब आप आए और आपकी बड़ी जमीन उनके पास चली गई। ऐसे में आपके पास चुनौतियां बहुत हैं। ऐसे में भू कानून की जरूरत इसलिए महसूस होती है। भू कानून क्यों हो क्यों ना हो, इसके अलग अलग तर्क अपने अपने हिसाब से हो सकते हैं। 2017 में जैसा बताया ओपी दा ने, मुझे लगता है कि जी। शायद जब इन्वेस्टर मीट हुई थी अक्टूबर के महीने में, उसके बाद हाँ जो जी। सरकार थी बहुत उत्साहित थी
क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ के एमयू को वहां पर बताया गया कि 1 लाख करोड़ का एमयू अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे पूरे उत्तराखंड की सूरत बदलने वाली है। हालांकि उसमें 1 लाख करोड़ तो अभी तक इन्वेस्ट नहीं हुआ है, हालांकि कुछ फीसदी हुआ जरूर है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उद्योगों के नाम पर जिस तरीके से उत्तराखंड में भू सुधार कानून को बदला गया, मुझे जहां तक याद आता है कि जब उसमें अमेंडमेंट किया गया, तो उस अमेंडमेंट के बाद जिस तरीके से छूट मिली और उसके बाद जिस तरीके से उद्योगों को पनपना चाहिए था, लगभग 3 साल हो गए हैं। 3 साल में जी अगर आज दौर की रफ्तार को देखें तो हमारे पास कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए था जिसको हम ये मानक के तौर पे कह सकें कि देखिए हमने कानून में सुधार किया, और उस सुधार के बाद हमको ये इमारत दिख रही है जहां पर हम कम से कम 200 लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं और इस इलाके की सूरत बदल गई है। ऐसा कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप पौड़ी चले जाइए, उत्तरकाशी चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, टिहरी चले जाइए, चंबा चले जाइए, सब का सब उसी तरीके से छूटा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि बड़े पैमाने पर अब खरीद फरोख्त की छूट मिली हुई है। ऐसे में जो इस भू कानून की बात उठ रही है, आपको ये समझना होगा, कोई असेसमेंट होना चाहिए सरकार की ओर से कि भू सुधार कानून में अगर हमने संशोधन किया है तो क्या उसका कोई फायदा हमें मिल रहा है, क्या उसका कोई टारगेट हमने रखा है, क्या पिछले 3 सालों में हमने उससे कुछ पाया है। ये असेसमेंट जी। सरकार को करना चाहिए, मेरे अपना जो मानना है। ओपी दा इस पे ज्यादा प्रकाश जी डालेंगे, अमित। आशीष जी, आऊंगा आपके पास। अच्छा ओपी जी, आपसे ये सवाल है कि जो उत्तराखंड में युवा है उनकी मांग है कि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तरह सख्त भू कानून लागू हो। तो हिमाचल प्रदेश की तरह ही क्यों सख्त भू कानून उत्तराखंड के युवाओं को चाहिए? देखिए अमित, मेरी आधी से ज्यादा बातों का समाधान भाई आशीष ने कर दिया है। जी। हेलो। हाँ जी। तो हम सब जो इस राज्य के रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना बचपन यहाँ गुजारा है, जी। उन उन सब ने किन्हीं किन्हीं कारणों से, आर्थिक संसाधनों की वजह से अपना घर छोड़ा, पहाड़ छोड़ा, जी। और सब ने माइग्रेट किया। कोविड जी। के दौर में पिछले पिछले 1 साल से लोगों का रोजगार छिना है। देश में जी। करोड़ों बेरोजगार अपने गांवों की तरफ आए हैं, जी। और एक गोल गोल खाता है। पहाड़ों की अगर मैं बात करूं तो सबके पास गोल खाता है। अगर मैं अपने गांव जाता हूं तो मेरे गांव में 25 परिवार हैं, और 25 परिवारों के गोल खाते। जी। अगर मैं बेरोजगार होके गांव में अगर कुछ करना चाहता हूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। पहले तो मुझे अपने भाई और बिरादरों से अपनी जमीन को अलग करना है, और वो जी। जो एक मुश्त नहीं है, मैं उस जमीन पर अगर स्वरोजगार की बात करूं, मैं आत्मनिर्भरता की बात करूं, आत्मनिर्भर भारत तो बन रहा है, पता नहीं कहाँ बन रहा है, समझ में नहीं आया। तो आत्मनिर्भर भारत अगर मैं उत्तराखंड में बनाऊं, तो मैं अपने अपने गांव में जाकर अगर मैं कृषि भूमि पर कुछ करना चाहता हूं, तो पहली बात है कि मेरे पास वो जमीन की स्थिति परिस्थिति बहुत खराब है। और ये डिमांड उठने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे यूथ जो माइग्रेट होके अभी पूरे कोरोना काल में त्रस्त होके जो गांव को लौटा है, उसको लगता है कि जी। अभी इस पेंडेमिक का कोई इलाज नहीं है, हाँ और जी। आने वाले समय में वो बाहर जा पाए कि नहीं जा पाए। उनके मन में एक जिज्ञासा जगी कि मैं घर आके, गांव आके, जो मेरे पूर्वजों ने किया है और खेती पाती करके, या मैं कुछ नई टेक्नोलॉजी को ऐड करके मैं कुछ नया कर पाऊं। तो वो घर देख रहा है तो उसके इर्द गिर्द सब बिक चुका है। वो चाहता है कि चलिए ठीक है, उसने पहले गांव में सारी चीजें देखी, उसके इर्द गिर्द गोल खाते में उसको बहुत कुछ है, लड़ाई झगड़े जी। होने की स्थिति है उसके, पहले तो जमीन हाँ छूट जी। नहीं पाती है। दूसरा, वो भी जमा पूंजी लाया है, वो हमारे जी। टूरिस्ट, दूसरा इस राज्य का सबसे बड़ा जो नारा है वो टूरिज्म है। टूरिज्म से हम इस राज्य के राजस्व को बढ़ाएंगे, लेकिन वो पिछले 20 साल में टूरिज्म भी खो गया, पता नहीं कहाँ है। तो अब वो चाहता है कि मैं अल्मोड़ा के नजदीक में कहीं पर छोटी सी जमीन ले लूं, और वहां एक एक अदद छोटी सी दुकान खोल लूं, वहां से मैं स्वरोजगार करूं, नैनीताल के इर्द गिर्द आ जाऊं, रामनगर आ जाऊं, लैंसडाउन आ जाऊं, कोटद्वार आ जाऊं, ऋषिकेश आ जाऊं, हरिद्वार आ जाऊं, मसूरी आ जाऊं। तो उन जगहों पर एक छोटी सी 100 बाई 100 स्क्वायर फीट की जमीन लेना उसके बस की बात नहीं है। उसको लग उसको लग रहा है
हेलो। जी। हाँ जी। उसको लग रहा है कि न मेरे पास जमीन है, और जो जमीन राज्य के अंदर थी वो मेरे रोजगार करने लायक हमारे हुक्मरानों ने बचाई ही नहीं, क्योंकि वो उसका रास्ता खोल दिया बाहर के लोगों के लिए, धन्ना जी। सेठों के लिए, जिनको कारोबार चल रहे हैं, उनके उनके लिए एक छोटी सी 100 स्क्वायर फीट की जमीन के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 20 लाख रुपए की जमीन खरीदना हमारे युवा के लिए बहुत बड़ी बात है। उसने तो अपने जी। 50 साल लगाए हैं उस 20 लाख कमाने के लिए दिल्ली में। तो जी। इस भू कानून की जरूरत उसको तब पड़ी है जब उसके पेट पर लात मारी गई है। जी। ठीक। वो जी। लात वो लात लात पड़ गई और वो लतिया गया। ठीक है नहीं। आपने श्रम कानून खत्म कर दिए। जो उसका एम्प्लॉयर था उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि उसको आप दोबारा बुलाओ। आपने 2014 में, पहले 2002 में, 2007 में, 2011 में, 2014 में आपने धीरे धीरे श्रम कानूनों को खत्म किया, रोजगार की गारंटी खत्म कर दी। ये 20 लोगों को कोई भी एम्प्लॉयर जो है बिना रजिस्ट्रेशन के नौकरी पर रख लेगा। उसके बाद उसको लात मार दी जाती है। वो लात मारे हुए युवा हमारे, ठीक है नहीं, जिनकी आजीविका की कोई गारंटी नहीं है, वो पहाड़ में आया है तो उसको अपनी जमीन चाहिए। वो देख रहा है उसकी जमीन को लूटने का, उसकी जमीन को बिकवाने का, उसकी जमीन को बेच देने का इतना भयंकर भयावह काला कानून बना दिया गया है। इसलिए ये प्रतिरोध है। हाँ, मेरी कट गया था कनेक्शन। तो जी। इसलिए उसके मन में डर है, भय है, अपने अपनी भावी पीढ़ी के लिए डर है कि मेरी सारी जमीनें बिक जाएंगी। इस देश जी। में नौकरी की गारंटी देने को तैयार नहीं है सरकारें। उसको ये लगता जी। है कि आए बगाए मुझे अपनी जमीन, अपनी खेत खलिहान, अपने राज्य, अपने शहर के बारे में सोचना चाहिए। अगर मुझे अपना भविष्य चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, तो मुझे पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। और जी। ये कोई छोटी चिंता नहीं है, ये बड़े राजनीतिक दलों की चिंताएं थी। जो जो लोग इस राज्य में राज्य कर रहे हैं पिछले साल से, उनकी चिंताएं होनी चाहिए थी कि हम अपनी जमीनों को कैसे इंटेक्ट रखें, हम अपनी जमीनों पर क्या स्वरोजगार के क्या प्लान्स बनाएं। हॉर्टिकल्चर में जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। हॉर्टिकल्चर में सूचना के अधिकार के तहत हमारे कुछ मित्रों ने 2-3 जी। साल पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने आरटीआई लगाई, और जी। उसमें जो सब्सिडीज आती हैं उन सब्सिडीज में जी। 60% सब्सिडीज या तो विभागीय कर्मचारियों के रिश्तेदारों ने ली हैं या राज्य से बाहर के लोगों ने ली। जी। तो ये चिंताएं युवाओं को होना जायज है। मैं सलाम करता हूं उन युवाओं को जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और केवल मुद्दे को उठाने से नहीं होगा, इसको इस राज्य में 2022 चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाना होगा, और उन राजनीतिक दलों को जिन्होंने कृत्य किया है उनको सबक सिखाने की जरूरत है। और वो जो युवाओं से वोट चाहते हैं 2022 में सत्ता में आने के लिए, वो युवाओं को यह अश्योर करें कि इस राज्य की जमीनें जितनी बिक चुकी हैं आगे को नहीं बिकेंगी। हम क्या प्लान करने जा रहे हैं, और ये जो गलतियां की हैं उनको सुधारा जाए। और मैं कह रहा हूं कि ये जो भूमि जो अभी खरीदी गई है, ये सवाल ये नहीं है कि भूमि कानून लागू हो। मैं ये कह रहा हूं कि 2018 के बाद से जो भूमि उत्तराखंड में खरीदी गई है, जी। वो किन लोगों ने खरीदी है उसका श्वेत पत्र जारी करवाएं सरकारों से। युवा इसको, इस डिमांड को भी इसके साथ जोड़ें। जी। हमारे साथ अमित, लगातार आशीष, व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। आशीष अब आपसे हाँ जी, हमारे साथ लगातार व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। अगर आप लोग भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल आपके मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। देवेंद्र नेगी जी का सवाल है। इनका कहना है कि नारायणगढ़ ब्लॉक से भी भू कानून बनाने की मांग की जा रही है। आपको बता दूं कि पूरे उत्तराखंड से अभी युवा आगे आए हैं, भू कानून की सख्त लागू करने की इसको मांग कर रहे हैं। देवेंद्र नेगी जी का कहना है कि मैं भी भू कानून को लागू करने की मांग करता हूँ। बिल्कुल, उत्तराखंड के युवा और लोग इसके समर्थन में आगे आए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इसके खिलाफ, इसके इसके समर्थन में कैंपेन चल रहे हैं। हैशटैग्स, एनिमेटेड फोटोज, पोस्टर्स इसके लिए जारी हो रहे हैं। संदीप डिमरी जी का कहना है कि भू कानून उतना ही जरूरी है जितना अभी मास्क और 2 गज की दूरी।
बिल्कुल जी। प्रदीप सिंह का कहना है कि जरूरी है। अच्छा, आशीष जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि भू कानून की मांग की जा रही है, ठीक है, लेकिन जमीन तो लोगों की है, लोग चाहते हैं तो बाहरी लोग अपनी जमीन ना बेचें, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा ओपिदा कह रहे थे कि अगर आपको एक सामान्य है, एक मानस है कि अगर आपको आपकी जमीन का अधिक दाम मिल रहा है तो आप उसे बेचेंगे, क्योंकि आपके पास सीमित संसाधन हैं। तो आपको लगेगा जी कि एक मुश्त रकम मिल रही है तो हम इसे बेच देते हैं। ये एक सामान्य सा मानस है, ये कोई भी करता है, एक मानवीय चिंतन है ये तो एक तरीके का, कि किसी को भी अगर अपनी मिल रहा है। लेकिन आप जैसा पूछ रहे थे कि हिमाचल की तरफ भू कानून क्यों, तो मैं हाँ आपको जी। बताऊं कि हिमाचल की तरफ भू कानून से बेहतर है कि हम अगर अपने उत्तराखंड के ही पुराने भू कानून को लागू कर लें तो वो ज्यादा जी बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल। जब ये मसला 2017 से पहले जो भू कानून लागू था, 2003 में जब खंडूरी सरकार आई थी, तो खंडूरी सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में जी संशोधन करके व्यवस्थाएं बनाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, अगर आपको याद हो तो उस सुप्रीम जी कोर्ट को चुनौती देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि उत्तराखंड की अपनी विशेषताएं हैं, उत्तराखंड की अपनी आवश्यकताएं हैं, इसलिए यहाँ पर भू कानून की आवश्यकता है। तो इसलिए, लेकिन जब 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार आई, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने जब इसमें अधिनियम में संशोधन किया, उसके बाद से जो संशोधन हुआ है उसमें एक बड़ी महीन सी लकीर है जिसको हमें लगता है कि ज्यादा उभारना चाहिए। उसमें जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें ये व्यवस्थाएं हैं कि आप अगर कृषि योग्य भूमि भी खरीदते हैं तो खरीदने के बाद वो खुद ब खुद अकृषि हो जाएगी। जी उसमें जो ये चीज जोड़ी गई है, आप लगभग 12-13% के करीब आपके पास कृषि योग्य जमीन है पूरे स्टेट में। आप कृषि को ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को आप आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आपकी, जैसा ओपिता ने बताया कि सब्सिडीज मिलती हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, इवन सीड से लेकर फ्रूट तक, आप पैकिंग तक करते हैं उसमें भी सब्सिडी होती है, लेकिन पैकिंग के डब्बों में भी सब्सिडी कहाँ चली जाती है ये तो राम जाने। तो इसमें जो अहम बात है कि जब आप भू कानून को बाईपास करके नए कानूनों के तहत जब आप उद्योगों के नाम पर कृषि योग्य जमीन भी खरीदते हैं तो वो खुद ब खुद अकृषि हो जाती है। यानी आप समझ रहे हैं कि हम जब 12-13% की कृषि योग्य भूमि में रह रहे हैं, उसके बाद भी अगर बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त शुरू हो जाए जमीनों की, तो कितनी जी कमी होने लगे। लगातार हर साल अगर इस तरीके से होने लगे तो हम 1-2% के करीब हम अपनी कृषि योग्य भूमि खोते रहेंगे। कृषि योग्य जी भूमि आज पूरे देश में जो पर कैपिटा इनकम का बड़ा हिस्सा हमारी एग्रीकल्चर से आता है, और वही एग्रीकल्चर उत्तराखंड में भी बैकबोन है। हॉर्टिकल्चर जी बैकबोन होती है, पलायन को रोकने के लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कुछ नहीं हो सकता है उत्तराखंड में, ये साबित सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने उद्योगों के नाम पर जिस तरीके से भू कानून को बाईपास किया, नया कानून बनाया, उसमें संशोधन किया। और एक चीज और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हिमाचल की आप बात करते हैं, हिमाचल के कानून में भी लगभग मुझे जहां तक लगता है भू कानून में 5 बार संशोधन हो चुका है। धीरे 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 संशोधन होते रहे। पहले वहां पर था कि जिसके पास मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही है, वर्ष नहीं याद आ रहा है, कि 15 वर्ष अवधि की पहले तक जिसके पास जमीन थी वो 12 एकड़ जमीन खरीद सकता है। बिल्कुल। उसके जी बाद लोगों ने मांग उठाई कि नहीं ये गलत है, इसके बाद संशोधन हुआ तो उस अवधि को 30 वर्ष कर दिया गया। मतलब अगर आप ये जी मानिए कि 2021 27 जुलाई को अगर आपके पास इससे 30 साल पहले अगर कोई जमीन थी आपके पास हिमाचल में, तभी आप यहाँ पर बाहरी होने के बाद अपनी खरीद पाएंगे, ये नियम है। लेकिन जी धीरे 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 जब दबाव बढ़ा, उद्योगपतियों का, बाहरी लोगों का दबाव बढ़ा, तो हिमाचल के भू कानून में भी बदलाव हुए हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी की जमीन को आज हिमाचल में पा सकते हैं, आप प्रियंका वाड्रा की जमीन, उनके घर को आप हिमाचल में पा सकते हैं। ये तभी संभव हुआ जब उस भू कानून में कुछ बदलाव छोटे छोटे कर दिए गए, जिससे उनको 250-500 स्क्वायर मीटर की जगह वहां पर खरीदने को मिलने लगी। अगर आप स्क्वायर फीट में देखते हैं तो लगभग 3-4 हजार स्क्वायर फीट के करीब की ये जमीनें आती हैं।
और वहां पर फिर उसके बाद लीज और ये तरीके गिफ्ट की के भी रास्ते निकाल दिए गए। तो मेरा अपना मानना है कि आपको हिमाचल के भू कानून को देखना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये है कि हम अपने उत्तराखंड के भू कानून को जो 2017 से पहले था उसको स्टडी करें, और खास तौर पर हिमाचल के भू कानून में जो बदलाव हुए हैं, जो बदलाव शायद भू कानून को की सख्ती को कम करते हैं, उसे और लचीला बनाते हैं, उससे हम बचें और अपने उत्तराखंड के भू कानून में उन चीजों को जोड़ें, और उसके बाद अपना एक नया प्रस्तावित भू कानून लाएं जिससे कृषि योग्य जमीन को बचाया जा सके। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मत है कि उद्योगों के नाम पर कृषि योग्य जमीन को मत लुटाइए। आपके पास बहुतेरी जमीनें हैं, आप उनको दीजिए, जो कृषि योग्य जमीनें उनको दे दीजिए, आप लीज पर दे दीजिए, आप कहिए कि आप इसको डेवलप करिए। आप ओपीदा भी जानते होंगे, जी एक सामने है सिडकुल की जो जमीनें हैं, पंतनगर की वो चर्चा कर रहे थे, तमाम जगह जहां जहां सिडकुल हैं वहां पर जी एक सामान्य है कि आपको 70-80% स्थानीय कामगार रखने हैं। कितने कामगार रखे जी जाते हैं स्थानीय कामगार? कहीं नहीं रखे जाते हैं। सभी लोग पलायन करके तो दिल्ली में जा रहे हैं, यहाँ के उत्तराखंड के लोग नौकरी खोजने के लिए। अगर सिडकुल जैसी अवधारणा को हमारे अफसर, हमारी सरकारें भूमि पर उसको नहीं उतार पा रही हैं, उसको ठीक से नहीं रोपित कर पा रही हैं, तो हम ये कैसे मान लेंगे कि हमने भू कानून में सुधार किया और उससे हमारा बदलाव आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। आपके पास जो व्यवस्थाएं थी, अगर आप 70-80% कामगार वहां पर डेवलप कर देंगे, अपने लोगों को रखना शुरू कर देंगे, उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको जो नियम है, पहले से जो नियम है, जिसमें कुछ नया नहीं करना है, आपको सिर्फ नियमों को इम्प्लीमेंट करना है। एक ऐसी जी एजेंसी बनानी है कम से कम रोजाना ये देख ले, कंटिन्यूस ये मॉनिटर करे कि जो नियम हैं वो नियम फॉलो हो रहे हैं, तो हमें ऐसे जी नहीं पड़ेगी। जी हमें ओपीजी, उत्तराखंड में भू कानून लागू होने का मतलब बाहरी लोगों की नो एंट्री। और पहाड़ों की अगर तस्वीर अगर आप देखें तो लगातार पलायन हो रहा है। आधे से दिल्ली में जो आधे से ज्यादा लोग पहाड़ की जो युवा हैं वो दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, दिल्ली में नौकरी करते हैं। तो ऐसे में राज्य का विकास कैसे होगा? नहीं अमित, देखो आप भी जो जो इस कानून भू कानून की मांग कर रहे हैं जी उन्हीं युवाओं की तरह हैं। जी और ये आपकी पीड़ा भी है। आप दिल्ली में गए हैं। आप जी रोजगार पाने के लिए ही वहां गए हैं और आप मीडिया से जुड़े हैं। इसी तरीके से हमारे तमाम हजारों युवा जो यहाँ से गए हैं वो क्यों गए हैं? उनके पास संसाधन नहीं है, इसीलिए तो गए हैं ना। जी तो हमें जो है जरूरत क्या है, राज्य सरकार को क्या जरूरत है कि पहली बात तो उनकी रोजगार की व्यवस्था करे। रोजगार किस माध्यम से करेगी? नौकरियों के माध्यम से करेगी। नौकरियां कहाँ से देंगे? उद्योगों से देंगी। बिल्कुल हम जी सरकारी ढांचे पर चलते हैं। तो जी नौकरी क्या देंगे साहब? सवाल यह है कि नौकरी देंगे साहब, नौकरी वेंडर वेंडर के यहाँ नौकरी देंगे कि कोई लाला आ रहा है उसके यहाँ जो है माल उठाने की नौकरी देंगे? नौकरी का उद्देश्य पर्पज क्या होगा? उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो देश में दूसरे नंबर पे है। जी मतलब सबसे ज्यादा युवा साक्षरों को आप माल ढुलवाने का काम करेंगे। इनके मंत्री ने अभी एक बयान दिया है कि हमारे यहाँ जो है मसाज करेंगे हमारे युवा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जहां इस तरह के राजनेता होते हैं जो इस तरह के युवा वो अपने नई पीढ़ी को जो है वो पांव दबा के रोजगार देने की बात करते हैं, तो उनका विजन किस तरह का होगा? ये बड़ा सोचने वाला, मतलब अपने आप में समझने वाला मामला है। ये इस राज्य की बागडोर को, इस राज्य की जो दिक्कतें हैं उसको युवाओं को जब तक आगे बढ़कर सड़क पर आकर अपने हाथ में नहीं लेंगे वो उनका भला नहीं होने वाला। हमने 20 साल देख लिया। आशीष भाई ने बहुत अच्छे तरीके से, मुझसे बेहतर तरीके से उन्होंने हिमाचल की सारे भू कानून की समीक्षा करके आपको बताया। वहां मैं एक चीज उसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि वहां कृषि भूमि में पर अभी भी बाहरी लोग नहीं आ सकते हैं। उनके केवल रहने के प्रयोजन के लिए उनको थोड़ा बहुत जो भू कानून में वहां पर तब्दीली की गई है वो भी केवल रिहायशी या छोटे मोटे जी बिजनेस से, वो 2,000 4,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं। जो 12.5 एकड़ भूमि भूमि का जो मसला है, अगर 12.5 एकड़ भूमि अगर कोई वहां खरीद सकता है
तो उसकी पृष्ठभूमि किसान ही होगी। जी। समझ रहे हो ना? राज्य का अच्छा, हम ये नहीं आशीष कह रहे हैं हाँ हमारे जी, ओपीदा आपके साथ आएंगे। हम अब एक सवाल ये है कि ये मुद्दा आप चुनाव से पहले युवाओं ने उठाया हाँ है, तो इसमें हाँ, मैं इसमें इसी राजनीतिक में पार्टियां भी अब अमित उतरी हैं। अमित हाँ जी। हाँ इसमें जी। थोड़ा सा इसको पूरा करने दो। जी। तो हम जी। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी जमीनें नहीं बिकनी चाहिए। कौन कह रहा है नहीं जी। बिकनी चाहिए? बेचे खूब ना। लेकिन हमारे जो कृषि भूमि है उसको आप उद्योगपतियों को दे दोगे, उसको आप जो है रिजॉर्ट बनाने वाले को दे दोगे, उसको आप बाहर से भूमाफियाओं को दे दोगे, जो यहाँ जो है 1,000 रुपए स्क्वायर फीट के खरीदेगा और 1 साल के बाद पैसा लगा के 10,000 स्क्वायर फीट खरीदेगा, बेचेगा। तो आप धंधा बना रहे हो, आप बाहर के लोगों को धंधे के लिए इस जमीनों को खोल के बैठे हुए हो, उसमें से आप कमीशन लेना चाहते हो। साफ सी बात है। अभी उत्तराखंड के अंदर कौन राजनेता नहीं है जिसका पैसा भूमि पर नहीं लगा हुआ है, मुझे ये बताओ। लेकिन वो हिमाचल में नहीं है। हिमाचल में भी वही राजनीतिक पार्टियां, वही दल है जिनकी जिनके सिपह सलार दिल्ली में बैठे हुए हैं। वहां तो कभी क्षेत्रीय दल कोई रहा ही नहीं। उत्तराखंड की तरह उत्तराखंड की तरह वहां क्षेत्रीय ऐसी डिमांड कभी हुई नहीं। उसके बावजूद भी उनका सेंटिमेंट अपने राज्य के लिए है। जी। हमारे नेताओं का सेंटिमेंट हमारे राज्य के लिए नहीं है। ये नुकसानदायक है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बागडोर उन लोगों के हाथ में है जो सिर्फ बेचना जानते हैं। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना अति आवश्यक है। और युवा इस चीज को समझ रहे हैं ना। आप रोजगार उनको दे रहे हैं, न उनको जो है किसी तरह का सहायता आप पहुंचा रहे हैं कि उसको रोजगार कर पाए। और उनकी जमीनों की खुली छूट लूट दे दी। तो उनमें एक शूडो कंपटीशन डेवलप करवा रहे हो। उसके बगल वाला किसी किसी का एसेट जो है दिल्ली में है, कोई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, उसकी जमीन पड़ी जी। हुई है, वो तो अच्छे खासे दामों में बेच के यहाँ से चला जाएगा। जी। बगल वाले के लिए आपने कंपटीशन बना दिया कि फला आदमी भैया अपनी जमीन इतने में बेच गया है, इतना पैसा और मौज कर रहा हो, तो अब तो मैं तो मोटिवेट हो जाऊंगा ना। उससे बड़ी सामान्य सी बात है। इनमें बहुत ज्यादा क्लिष्ट बनने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक्स को अगर समझ जाए। जी। और दूसरा, भूमि कानून बाहर के लोग नहीं आएंगे या विकास बंद हो जाएगा, ये किसने कहा? जम्मू कश्मीर में धारा 371 लागू है, वहां आज आप विकास नहीं हुआ, यहाँ लोग नहीं रहते हैं। मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में, सारे हिमालयी राज्यों में भू कानून है, वहां लोग नहीं रहते हैं। इवन इवन कुछ सरकारों ने, मैं बता रहा हूँ कि अभी 2019 और 20 की बात है। शिवराज गवर्नमेंट जो है, अभी भाजपा से जी। जब वहां कांग्रेस आई, कांग्रेस से पहले उन्होंने स्थानीय लोगों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, मध्य प्रदेश सरकार ने एक जियो जारी किया। उन्होंने कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में राज्य से बाहर के लोगों को हम लेंगे ही नहीं। जी। कानून बना सकते हैं आप पीसीएस कैडर में, आप अन्य नौकरियों में अपने यहाँ के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता का कानून बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा होनी चाहिए। राजस्थान जी। कैडर में हमारे कई साथी लोगों ने पीसीएस की परीक्षा दी, लेकिन जी। उनको पहले बता दिया गया कि भैया यहाँ इंटरव्यू में आप बाहर हो जाओगे, 100 में से 100 नंबर भी ला रहे हो तो। वो क्यों? जी। उनकी पहली प्राथमिकता राजस्थान पीसीएस में उनके लोगों की है। उनको अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने लोग चाहिए, उनकी भाषा जानने वाले चाहिए, उनकी संस्कृति जानने वाले चाहिए। आप आप उत्तराखंड को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। जिस भारत में 50 तरह के कानून अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग स्तर पर लागू हैं, वहां आप उत्तराखंड को जो है ग्लोबल बनाना चाहेंगे? जी। क्यों? अब हाँ जी। तो इसलिए इसलिए हम जो है बाहरी लोगों को जो हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको कौन कह रहा है कि आप जमीन नहीं खरीद सकते? आप खरीदिए ना, रहिए। आपका कंट्रीब्यूशन, अगर आपका कंट्रीब्यूशन हमारे राज्य के लिए है तो आपका स्वागत है ना। लेकिन जी। आप हमारी पारंपरिक जो हमारी धरोहर है उसको छोड़िए ना। उसको तो रहने दीजिए हमारे पास। जी। समझे? अब 2022 तो में विधानसभा ये चुनाव होने हैं। हाँ जी, अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये मुद्दा चुनाव से ठीक पहले उतरा है। तो इसमें अब जो पार्टी है उनकी एंट्री हो चुकी है, राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसका समर्थन कर रहे हैं। चुनाव के लिए अपनी जड़ें जमा रही आम आदमी पार्टी भी इसका सपोर्ट कर रही है। यूकेडी इसके लिए आगे आई है। वहीं अभी वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी कह चुके हैं कि उत्तराखंड के लिए जो भी कानून जरूरी होगा उसको हम लेकर आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस फैसले को मतलब भू कानून लेकर आएगी, इसका फैसला या उसको बदल देगी चुनाव से पहले इसका फायदा लेने के लिए चुनाव में?
नहीं, अभी तो लगता नहीं है, क्योंकि जो जमीन खरीदने वाले लोग हैं वो सामान्य लोग नहीं। सरकार जो है वो दिल्ली के अपने आकाओं के तहत दबी पड़ी हुई है। अगर तीन तीन मुख्यमंत्री, अगर अगर मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ, वर्तमान सरकार में बहुमत से कई गुना ज्यादा जो है समर्थन। अगर यहाँ इस जी तरह की लीडरशिप होती तो जी केंद्र में जो जो भी सरकार होती है उसको राज्य की तरफ मुंह ताकना पड़ता कि साहब आपके पास इतना बड़ा समर्थन है और हम बिना आपके केंद्र को नहीं चला सकते। इतने बड़े जी समर्थन के बावजूद तीन तीन मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। हरीश रावत की आपने बात की, उनके समय में नैनीसार स्कूल का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, गांव समाज की पूरी की पूरी जमीन जो है एक उद्योगपति के नाम पर कर दी गई। हाई कोर्ट में मुकदमा चला। जी उसके बावजूद जो है, उसके बावजूद भी वहां बाउंसर तैनात कर दिए गए। एक मुद्दा और इसमें है जी कि आप जो है उद्योगों के नाम पर कृषि भूमि को दे रहे हैं। आशीष भाई ने जैसे बताया कि इस कानून का सबसे बड़ा लूप होल कि कृषि के नाम पर जमीन खरीदी है और अकृषि कराने में आपको कोई भी राज्य सरकार अपना राजस्व का भी कितना बड़ा नुकसान कर रही है इसमें, देखिए आप। जी कृषि से अकृषि कराने में जो राज्य सरकार को राजस्व मिलता है उसका लॉस किया है। ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया है, ये सवाल ये है। इस पर अगर सही तरीके से कोई एजेंसी से अगर तथ्यात्मक रिपोर्ट करवाई जाए तो बहुत बड़ा घोटाला साबित होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। और यही चीज हरीश रावत तो आज सत्ता में नहीं है तो इस तरह की बात कर रहे हैं। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने भी यही काम किया। तो इन जी पर भरोसा नहीं है। हाँ, ये युवाओं को इनको दबाव में लेना पड़ेगा, युवाओं को ये मुद्दा बनाना पड़ेगा और जो सोशल मीडिया में अभी बनाए इसको सड़क पर लाना पड़ेगा। और जी हर क्षेत्र में आज हर हाँ जी विधायक से, हर राजनेता से ये प्रश्न जब तक हम नहीं पूछेंगे तो ये कानून नहीं बदलने वाला है। इन सरकारों के वायदे, इनके और जो काम होते हैं उनमें हमेशा विरोधाभास रहा है। अभी तक तो मैं पर्सनली बहुत उम्मीद कम करता हूँ कि इसमें कोई बदलाव ये करेंगे। हाँ, जन दबाव है, जन दबाव के आगे बड़े बड़े लोग झुके हैं और जिस दिन जन दबाव होगा तो इनको झुकना पड़ेगा। ये नहीं झुकेंगे, इनको झुकना पड़ेगा। देखिए जी अमित, ओपी आ, रावत ने एक बात हाँ जी की कि आप जिस तरीके से अगर ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या वर्तमान सरकार भू कानूनों में बदलाव कर देगी, ओपी ने भी जी बताया कि बहुत सारी उम्मीदें हमें नहीं लगती है, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। इसकी एक वजह जो मुझे लगती है, ओपी ने इशारा किया, लेकिन और जो मुझे लगता है मैं भी उसी दिशा में आगे बढ़ता हूँ। आप जी देखिए कि जहां तक मुझे याद आता है ओपीरा 7 और 8 अक्टूबर को 2018 में इन्वेस्टर जी समिट हुई देहरादून में, जी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आए थे उस इन्वेस्टर समिट का इनॉग्रेशन करने के लिए 2018 में। जी बहुत बड़ा इवेंट था, सरकार का इवेंट कह रहा हूँ क्योंकि जब तक उसका जो 1.25 लाख करोड़ का जो एमयू करने की बात कही गई थी, अगर वो धरातल पर नहीं आता तब तक वो मेरे लिए इवेंट की बिल्कुल श्रेणी में। बिल्कुल। आप देखिए कि 2018 7 और 8 अक्टूबर को एक इवेंट होता है जिसे इन्वेस्टर समिट नाम दिया जाता है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने आते हैं, ठीक है। इसके जी बाद जहां तक मुझे याद आता है 6 दिसंबर, 4 से 6 दिसंबर 2018 में शीतकालीन सत्र आयोजित होता है। उत्तराखंड का विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होता है दिसंबर 2018, 4 से 6 दिसंबर को। और 6 जी दिसंबर सरकार एक भू सुधार कानून लेकर आती है, जो आखिरी दिन होता है, जो जी आखिरी दिन होता है सत्र का, उस दिन पर एक भू सुधार कानून रखा जाता है। ये भी नहीं देखा जाता है, ये भी एश्योर नहीं किया जाता है कि उस भू सुधार कानून की प्रतियां हर विधायक को मिल गई कि नहीं मिली। क्या उस पे चर्चा, चूंकि इतना बड़ा कानून है, उस पर चर्चा के लिए प्रॉपर वक्त दिया जा रहा है या नहीं, ये एक सरकार, एक चुनी हुई सरकार, एक प्रचंड बहुमत की सरकार कर रही है, जो विधानसभा सत्र के आखिरी दिन, आखिरी लम्हों में उसको पटल पर रखती है, बिना ये जी देखे। तो मीडिया फेटर्निटी को उस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी ना, उस बिल की कोई कॉपी मीडिया फेटर्निटी को दी गई थी। इवन जो आपके एमएलएज हैं, जो अपोजिशन या आपके अपने एमएलएज हैं, उनको भी उसकी कॉपी नहीं मिली थी। और उसी जी दौरान ये क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है तो कोई कानून तो पटल पे गिरना ही नहीं है, वो पास हो जाता है, तो जल्दी ये कानून एक बन जाता है, गजट जारी हो जाता है।
आप इस चीज को समझिए कि ओपीदा जब कह रहे थे कि वो खरीदने वाले कौन हैं और इस कानून में बदलाव की क्या उम्मीदें हैं, क्या संभावनाएं हैं, तो ओपीदा कह रहे हैं कि इसकी उम्मीदें, तो मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इसकी जी उम्मीदें बहुत हैं कि हम ये देखें कि भू कानून बहुत जल्दी बदलेगा। हाँ, हो सकता है कि सरकार चुनावी फायदे के लिए इसमें कोई रास्ता निकाल ले, कोई वैकल्पिक जी रास्ता निकाल, लेकिन दबाव इतना बड़ा, इतना गहरा दबाव है कि ये बदलेगा जल्दी। इसके लिए बहुत बड़ा मन और बहुत बड़ा साहस दिखाना होगा। अगर सरकार कर पाती है, अगर पुष्कर सिंह धामी कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा साहस होगा अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो। अमित जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा इस मुद्दे पर आगे भी अपनी राय रखेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। ओपी जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। एक आशीष। तो अपने व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूंगा हम यही कहना चाहूंगा, भू कानून के मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें बताइए। हम आपकी बात रखेंगे, हम इस पर चर्चा अपनी आगे भी लगातार जारी रखेंगे। आज हमने समझा कि उत्तराखंड में भू कानून क्यों जरूरी है, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ही क्यों मांग की जा रही है, और भी हमने बातें जानी कि पहले क्या हुआ, तो क्या इतिहास रहा, ये सब हमने जाना। आगे भी हम इसी तरह इस पर चर्चा करेंगे। आपकी जो बातें हैं हमको बताइएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करिए, ट्विटर पर हमें आप ट्वीट कर सकते हैं, आप हमें अपने मैसेज भेजिए, अपनी बातें भेजिए, अपने आपके यहाँ के युवा क्या कहना चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या मांग है, इस पर आप क्या कहते हैं, तो हमको जरूर भेजिए। आगे मिलेंगे। नमस्कार।